Hello everyone, this is Dhananjay Singh and I welcome you all to Arts Study में ADG. So friends, finally we are starting a series that is World History Series for you all. बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि आपने जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप का सीरीज स्टार्ट करा था उसमें और वीडियोज को लाइए, लेकिन हम लोग उसमें और वीडियोज को इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक सिलेबस के हिसाब से उस सीरीज को स्टार्ट किया गया था। लेकिन अब हम लोग एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में शुरू से पुनर्जागरण से लेकर के कोल्ड वार तक के सारे चैप्टर्स को टॉपिक वाइज कवर किया जाएगा। ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, चाहे आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या आप ग्रेजुएशन में हो या आप जनरल नॉलेज के पर्पज से देख रहे हो, आपको ये सीरीज लाभदायक हो सकता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो वीडियोज आते हैं उसको लाइक कर दीजिएगा ताकि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण क्या था, तो इसके लिए ये हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पुनर्जागरण के बैकग्राउंड को देखेंगे कि पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि क्या थी, पुनर्जागरण से रिलेटेड जो स्टार्टिंग के फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पुनर्जागरण को तो इंग्लिश में रेनेसा बोलते हैं या रेनिसेंस बोला जाता है, रेनेसा भी बोल सकते हैं आप। तो रेनिसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है। इंग्लिश में मीनिंग होता है रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म, ठीक है, फिर से जन्म लेना। तो ये एक पर्यायवाची शब्द जो है, पर्यायवाची साइनोनिमस वर्ड है किसका, सोशल रिफॉर्म का, समाज में हुए बदलाव का, सामाजिक बदलाव के जगह पे पुनर्जागरण शब्द यूज किया गया है, जिसका मतलब है फुल ऑफ मॉडर्न कॉन्शियसनेस, एक नया विचार आना, लोगों के अंदर एक नई अवधारणा का विकसित होना। रेनिसेंस का जो कोर है वो फंडामेंटल अमलगमेशन जो है वो लाई करता है रिलीजियस रिफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, यानी कि धर्म में जो सुधार हुआ उसके अंदर साइंटिफिक थॉट में एक ऐसा विचार जो साइंस से रिलेटेड हो, ना कि मतलब धर्म से रिलेटेड या किसी और के थॉट से मोटिवेटेड, यानी कि जो साइंस से रिलेटेड जो विचार उत्पन्न होते हैं, साइंटिफिक थॉट आते हैं जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, कोई कारण हो। तो ये सब किसका कोर है, पुनर्जागरण का। और मॉडर्न थॉट यानी कि आधुनिक विचार तो ऑफकोर्स उसी में आ ही जाएंगे। इसका जो रिजल्ट निकला वो लॉजिकल थिंकिंग के जगह पे इमोशनल थिंकिंग के जगह पे लोग लॉजिकल थिंकिंग करने लगे। पहले क्या था, लोग दिल से सोचते थे और लोगों के ऊपर मतलब किसी और के सोच हावी होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होने लगा, पुनर्जागरण के रिजल्ट के कारण लोग अब लॉजिकली सोचने लगे। लॉजिकली सोचना यानी कि अब मतलब लॉजिक लगाने लगे, नहीं यार ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है, ये सही हो सकता है तो क्यों सही हो सकता है, ये गलत है तो क्यों गलत है। यानी कि हर चीज़ में अब लोग लॉजिक ढूंढना शुरू कर दिए थे और ये जो हुआ था सब पुनर्जागरण के कारण हुआ था, क्योंकि लोग अब फिर से जग गए थे। ये तो हो गया आपका बैकग्राउंड का थोड़ा सा पोर्शन, ये पूरा लेक्चर बैकग्राउंड पे ही चलेगा। तो इट्स बिगिनिंग इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम 15th सेंचुरी। पुनर्जागरण का शुरुआत कब से माना जाता है, तो देखिए हिस्ट्री में कोई भी इवेंट होता है तो वो एकाएक नहीं होता है, उसको होने में एक समय लगता है, एक पीरियड लगता है, एक ट्रांजिशन फेज की तरह होता है। कोई इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो तो चलिए किसी एक डेट पे, खास डेट पे हो जाती है, लेकिन एक जो बदलाव होता है ना उसमें ट्रांजिशन पीरियड होता है, उसमें समय लगता है। तो ये लगभग 15th सेंचुरी के आसपास में ये शुरू हो गया था। In fact, the period from the beginning to the 5th century is known in Europe as ancient और archaic period। तो यूरोप में जो है शुरू से जो पीरियड जहाँ से कैलकुलेट करते हैं और 5th सेंचुरी तक का पीरियड को एंशियंट पीरियड माना जाता है। तो एंशियंट टाइम में क्या होता था, ह्यूमन्स लाइफ वॉज हैप्पी, जो मानव का जीवन था वो काफ़ी खुशहाल था। द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन ह्यूमन्स वॉज नॉट इस्टेब्लिश एंड देयर वॉज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन द सोसाइटी। लोगों के ऊपर धर्म का बिल्कुल प्रभाव नहीं था, बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं था, लोग जो है धर्म से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ करते थे। समाज में जो है फ्यूडल सिस्टम बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता था। फ्यूडल सिस्टम यानी कि सामंतवादी व्यवस्था। इस व्यवस्था में क्या होता था, राजा जो है उस अपने नीचे एक व्यक्ति को रखता था, उसको मतलब एक जागीर दे दिया जाता था, उसको बोला जाता था वहाँ से टैक्स कलेक्ट करो, और जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करता था या खेती वगैरह जो करवाता था उस लैंड पे,
तो उससे जो उसका इनकम आता था उससे वो सेना को रखता था, ठीक है। और राजा को जब कभी भी सेना का जरूरत होता था तो वो सामंत अपना सेना भेजा करता था। तो ये पूरा एक चेन था, एक सिस्टम था, और इस सिस्टम को फ्यूडल सिस्टम बोला जाता है। इस पे तो एक मतलब समझिए पूरा का पूरा बुक लिखा जा सकता है, या बुक है भी, तो उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना आपको समझा देते हैं कि फ्यूडल सिस्टम था क्या। बाकी और भी वीडियो जाएंगे उसमें आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। Overall, we can say that ancient period was the period of human happiness and glory. तो एंशियंट पीरियड यानी कि 5वीं शताब्दी तक का जो पीरियड था उसमें वहाँ तक जो लोग तो काफ़ी खुश हुआ करते थे, लोगों का प्रगति होता था, लोगों पे धर्म का प्रभाव था नहीं, अपने हिसाब से मतलब लोग एक तरह से खुशहाल थे। किसी का उनके ऊपर जकड़न जो होता है ना, किसी को मतलब एक तरह से जाल में फंसा लेना या उनको मतलब ज़बरदस्ती उनके ऊपर कोई प्रेशर बनाना, ऐसा कुछ था नहीं। दिस पीरियड वॉज ऑल्सो द पीरियड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रोम एंड ग्रीस। ये जो पीरियड था ये रोम और ग्रीस के लिए जो एक तरह से ग्लोरी वाला पीरियड था। रोम और ग्रीस जो है काफ़ी प्रगति करे थे। लेकिन तीसरी शताब्दी में क्या होता है, बट इन द 3rd सेंचुरी रोमन एम्पायर जो है, जो रोमन साम्राज्य था वो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक बन जाता है ईस्टर्न रोमन एम्पायर और दूसरा बन जाता है वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। ये रोमन एम्पायर है, ये 1st सेंचुरी सी का एक पिक्चर है, मैप है। ये रोमन एम्पायर अब 2 भागों में बट गया, एक ईस्ट और दूसरा वेस्ट वाला पोर्शन। तो जो कैपिटल था वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर का वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, जिसको कुस्तुनतुनिया बोलते हैं, और जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उसका कैपिटल क्या था, रोम था, जो कि इटली का एक शहर है। देन द कंटिन्यूड जर्मन इन्वेजन ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिस्ट्रॉयड इट बाय द 5th सेंचुरी। तो हुआ ये कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वहाँ पे लगातार जर्मन का इन्वेजन होने लगा, यानी कि जर्मन जो भी समुदाय रहा होगा, जो वहाँ का राजा वगैरह रहा होगा, वो लगातार अटैक करता रहा। और 5वीं शताब्दी आते आते वेस्टर्न रोमन एम्पायर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, किसने, जर्मन ने। एज अ रिजल्ट फ्यूडलिज्म स्टार्टेड फ्रॉम हियर इन यूरोप। और इसका असर ये हुआ, इसका रिजल्ट ये निकला कि वहाँ पे यूरोप में फ्यूडलिज्म जो है वो स्टार्ट हो गया, वहाँ पे सामंतवाद स्टार्ट हो गया। वेयर एज द एग्जिस्टेंस ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर रिमेन टिल 1453 AD। लेकिन जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, जो पूर्वी भाग में जो रोमन साम्राज्य था, वो 1453 ईस्वी तक फलता फूलता रहा, चलता रहा। आगे हम लोग देखते हैं द मिडिल एजेस बिगैन विद द डिक्लाइन ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर। तो जो ग्रीक और रोमन संस्कृति था, सभ्यता था, वो जो है डिक्लाइन होने लगा। और तो जब वो डिक्लाइन होने लगा तो उसके बाद वाला जो पीरियड आया ना, उसको हम लोग मिडिल एजेस के नाम से जानने लगे। पहले जो था उसमें एंशिएंट पीरियड था, उसके बाद मेडिएवल पीरियड यानी कि मिडिल एजेज आ गया। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो पीरियड है मिडिल एजेज का, उसको माना जाता है 5वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी के बीच का पीरियड। थोड़ा देखिए, हिस्ट्री में वही बात है, एक परफेक्ट डेट नहीं माना जाता है हर चीज़ का। एक इवेंट होता है वो एक डेट पे हो सकता है, लेकिन एक पीरियड जो है ना वो एक अनुमानित होता है। अगर कहीं 6th सेंचुरी लिख दिया है तो उसको आप गलत नहीं कह सकते। एक अनुमानित ऐसा माना जाता है, कंसिडर किया जाता है कि 5वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी तक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में मिडिल एजेज माना जाता है। इससे पहले एंशिएंट और इसके बाद मॉडर्न वाला पीरियड आ जाता है। तो ये जो पीरियड था ना मिडिल एजेज का पीरियड, इस पीरियड को एज ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। क्यों? ऐसा पीरियड, अंधकार का पीरियड, पूरी तरह से लोगों के अंदर अंधकार हो गया है, अहंकार नहीं अंधकार, यानी कि लोग एक तरह से अंधे हो गए हैं, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपना दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि समाज में क्या था, फ्यूडल सिस्टम आ गया था। यूरोप में पूरी तरह से सामंतवादी सिस्टम जो है इस्टेब्लिश हो गया था। द पाथ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस एंड आइडियोलॉजिकल फ्रीडम वॉज ब्लॉक्ड। जो इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस का जो पाथ था, यानी कि एक व्यक्ति अपने स्वेच्छा से जो प्रोग्रेस करता है, अपने आइडियोलॉजिकल फ्रीडम जो था, यानी आइडियोलॉजी क्या होता है, आइडिया प्लस लॉजिक, यानी कि आपका अपना विचार, अपना लॉजिक, इन सब का प्रयोग अब लोगों ने क्या किया था, इस मिडिल एजेज में बिल्कुल बंद कर दिया था। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन इन ह्यूमन लाइफ हैज इंक्रीज्ड इमेंसली। तो जो मानव का लाइफ था, जो आम व्यक्ति का जो लाइफ था, उस पर धर्म का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इन सब कारणों की वजह से जो मिडिल एजेस का जो पीरियड है उसको एज ऑफ डार्कनेस में हम लोग कंसिडर करते हैं, अंधकार का पीरियड हम लोग कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में अगर हम इसके बारे में बात करें तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक व्यक्ति
रिलीजियस पॉम्प एंड एक्टिविटीज में उलझा रहता था, यानी कि पूरी तरह से जन्म लिया तब से लेकर के मरने तक वो धर्म से रिलेटेड बातों में, धर्म से रिलेटेड कर्मकांडों में ही उलझा रहता था। और लोग क्या करने लगे, स्टार्टेड गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू देयर आफ्टर। इसके बाद से जो है अब जन्म से मृत्यु तक जो है वो उसी में उलझा रहा, सिर्फ धर्म को ही इम्पोर्टेंस दिया, अपना ना दिमाग लगाया ना कुछ लगाया, क्या करना है ज़िंदगी में ये एक ह्यूमन इस पीरियड में सोचता ही नहीं था। जो धर्म के लोग बता दिए, धर्म के जो गुरु वगैरह थे या जो धर्म का जो इम्पोर्टेंट सेंटर था वहाँ से जो ऐलान हो गया, सारे लोग उसी को माना करते थे। इस पीरियड का बात हो रहा है, एज ऑफ डार्कनेस का। Thus, the dominance of autocratic monarchy and feudalism in political sphere। जब हम लोग पॉलिटिकल स्फेयर का बात करते हैं यानी कि राजनैतिक स्वरूप का, तो उसमें ऑटोक्रेटिक मोनार्की, एक ऐसा राजतंत्र इस्टेब्लिश हुआ, एक ऐसा राजा आया इस पीरियड में, एक नहीं मतलब जो सारे राजा आए, यानी कि ऐसे राजा आए जो एक तरह से ऑटोक्रेटिक होते थे, निरंकुश होते थे। निरंकुश यानी कि निर प्लस अंकुश, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। उनका जो वचन होता था ना, बाहुबली का डायलॉग है, मेरा वचन ही यहाँ का शासन है, तो वही वाला सिस्टम था। वो जो बोल दिया करते थे वही शासन होता था, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकता था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल होता ही नहीं था। तो ऑटोक्रेटिक मोनार्की वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में एक तरह से इस्टेब्लिश हो गया यूरोप में। उसके बाद फ्यूडलिज्म तो चला ही, सामंतवाद। तो ये सामंतवाद का बहुत सारा नुकसान भी था। तो एक नुकसान ये था कि सामंतवाद जबरन जो है लोगों को खेती वगैरह करवाते थे, उनसे मतलब बंधुआ मजदूर की तरह, बॉन्डेज लेबर की तरह काम करवाते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन ज़्यादा हम लोगों को उतना डिटेल में नहीं जाना है, उतना जब हम लोग फ्यूडलिज्म को अगर पढ़ने का मौका मिलेगा, बीच में आएगा, तब हम लोग पढ़ेंगे, तब उसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद होली रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर था, होली रोमन एम्पायर। उसके बाद चर्च वगैरह का रिलीजियस क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था। प्रिविलेज्ड क्लास, समाज में, समाज को बांट दिया गया था इस पीरियड में, मिडिल एजेज में समाज को भी बांट दिया गया था। जो प्रिविलेज्ड क्लास था, समाज में कुछ उच्च कोटि के जो लोग थे, उनका समाज में सोशल स्फेयर में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था, प्रभाव था। इसके आगे गिल्ड क्लास ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक स्फेयर। तो गिल्ड क्लास जो था एक तरह से मतलब जो ट्रेड यूनियन टाइप का आप समझ लीजिए, तो उनका इकोनॉमिक स्फेयर में। उसके बाद जो मैनर सिस्टम और गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर कोई मतलब स्टाइल वगैरह जो बनाया जा रहा है उसमें उसका मोनोपोली, यानी कि हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो, उसके बाद समाज हो, व्यापार हो, सब क्षेत्र में एक खास लोगों का जो है वर्चस्व हो गया था, मोनोपोली हो गया था। यानी कि उनको कोई काट नहीं सकता है, उनके बातों को उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। इस तरह का सोसाइटी इस्टेब्लिश हो गया था 5th से लेकर के 5वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी के बीच में। कहाँ पे? पूरे यूरोप में, रोमन एम्पायर में। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड रेनेसा का, ठीक है, कि ऐसा रेनेसा का जरूरत ही क्यों पड़ गया लोगों को। रेनेसा मतलब पुनर्जन्म, लोगों का पुनर्जन्म क्यों हुआ? तो लोग जो है बीच में इस फेज से गुजरे थे, उनका बैकग्राउंड ये था, इसको हम लोगों ने आज समझ लिया। आगे हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।